हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। आप सभी का फिर से स्वागत है महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की। इसके पहले हमने 2 लेक्चर में ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की चर्चा की थी। इसमें हम इसी सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे और इसके पश्चात ही जो ब्याज का केन्जियन सिद्धांत, केन्स के द्वारा दिया गया तरलता पसंद के सिद्धांत और जो न्यू क्लासिकल सिद्धांत है वो हम देखेंगे। देखो, पहली सबसे बड़ी जो इसकी आलोचना की जाती है वो है इसकी मान्यता जो पूर्ण रोजगार की रही है। प्रतिष्ठित सिद्धांतों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार का मतलब है कि जितने साधन हैं वो सभी उनको रोजगार में लगाया जा चुका है, अब कोई साधन बकाया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यदि बचत करनी है, यदि निवेश को बढ़ाना है तो क्या होगा, उपभोग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम पूंजी पदार्थों का उत्पादन बढ़ सकेगा। यदि पूंजी पदार्थों का उत्पादन करना है तो उपभोग को घटाकर ही संभव हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ बात की कि साधन पहले से ही पूर्ण रोजगार में है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। तो यदि हमें पूंजीगत पदार्थों या मशीनों का उत्पादन करना है तो उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन से साधनों को निकालना पड़ेगा। उपभोग को घटा देने से उत्पादन के साधन उपभोक्ता पदार्थों से साधनों को हटाकर पूंजी पदार्थों के उत्पादन में लगाए जा सकते हैं। ये बात हमने यहाँ पर देखी। इसलिए जब साधनों को पूर्ण रोजगार पर काम प्राप्त होता है तो लोगों को उपभोग का परित्याग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, अब जब पूर्ण रोजगार की स्थिति है तब तो लोग यदि उपभोग का परित्याग करेंगे, उपभोग छोड़ेंगे, तभी वो बचत कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम अभी बात करें वर्तमान परिस्थिति में, तब तो जहाँ पर एक बहुत अमाउंट में हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है या साधनों को पूर्ण रूप में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उपभोग का परित्याग या स्थगन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी अवस्था में अप्रयुक्त उत्पादन के साधनों को काम पर लगाकर अधिक निवेश संभव हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो हमारी साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, वो यदि अप्रयुक्त मात्रा में है तो उनका हम उपयोग कर हम निवेश को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें उपभोग का त्याग करने के लिए प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनका मानना था। प्रोफेसर डिलर्ड ने कहा है कि ऐसे सिद्धांत की रूपरेखा में जिसका निर्माण पूर्ण रोजगार की मान्यता पर किया गया है, प्रतीक्षा अथवा उपभोग परित्याग के पुरस्कार के रूप में ब्याज दर की धारणा हम स्वीकार कर सकते हैं, वो स्वीकार्य है। किंतु ये धारणा कि साधन पूरी तरह से रोजगार अथवा काम में लगे हुए हैं, आधुनिक संसार की वास्तविक परिस्थिति की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। देखो, पूर्ण रोजगार की स्थिति यदि मान ले तो ये जो इनका सिद्धांत था वो मान्य हो सकता है, लेकिन जो जिस आधार पर ये सिद्धांत आधारित है वो मान्यता ही वर्तमान में हमें देखने को नहीं मिलती है। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती। तो दूसरा हम यहाँ पर अब इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे, वो है आय स्तर में परिवर्तनों की उपेक्षा। जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है ब्याज का, उन्होंने आय में परिवर्तन की उपेक्षा की है। वो कैसे, उसका डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे। देखो, इसमें होता क्या है, जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना है कि ब्याज में परिवर्तन के फलस्वरूप हम इसमें संतुलन देख सकते हैं, या बचत और निवेश, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के माध्यम से ब्याज दर का निर्धारण हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने बात की कि जो बचत है वो किसका फलन है, ब्याज का। निवेश भी किसका फलन है, ब्याज का। ठीक है, देखो, सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फलन होने का मतलब क्या है, जो बचत है वो किस पर निर्भर कर रही है, ब्याज की दर पर। निवेश को भी इन्होंने किसका फलन माना, ब्याज की दर का। ठीक है, अब इसमें तो पॉजिटिव रिलेशन बताया कि ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये बढ़ेगी, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर जो कीनेसियन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्रिटिसाइज इस तरह से किया कि यदि ब्याज दर बढ़ती है तो क्या होगा, ब्याज दर बढ़ने की वजह से सेविंग्स बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी। अब बचत बढ़ने के फलस्वरूप निवेश भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, बचत और ब्याज की जब ब्याज दर के बढ़ने के फलस्वरूप अधिक बचत की जाती है तो बचत की इस अधिक मात्रा से अधिक निवेश होना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठित सिद्धांत में निवेश बचत की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है।
इसके अतिरिक्त अतिरिक्त प्रतिशत सिद्धांत में समायोजन की समस्त प्रक्रिया में आय में परिवर्तन को बिल्कुल भी विचार नहीं लाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जब ब्याज दर बढ़ती है तो फलस्वरूप निवेश घट जाता है। अब देखो, हम इसमें कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है तो सेविंग्स बढ़ रही है, उसके हिसाब से निवेश भी बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब ब्याज की दर बढ़ने के फलस्वरूप निवेश क्या होगा, कम हो जाएगा। निवेश कम होने के फलस्वरूप आय कम हो जाएगी, और आय कम होने के फलस्वरूप सेविंग्स भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये निवेश और ब्याज के बीच में जो फलनात्मक संबंध बता रहे हैं, जो धनात्मक संबंध बता रहे हैं, वो यहाँ पर हम नहीं देख पाते। तो इन्होंने ये बोला कि यहाँ जो बचत और निवेश में जो समानता है ब्याज दर में परिवर्तन द्वारा नहीं हो रही है, अभी तो ये तो आय में परिवर्तन के द्वारा हो रही है। मतलब इन्होंने सेविंग को किसका फंक्शन माना, सेविंग ब्याज दर का फंक्शन ना होकर किसका फंक्शन है, आय का फंक्शन है। ये बात ठीक भी है। अब आपके पास इनकम ही नहीं है और यदि मार्केट में ब्याज दर भले 10%, 20%, 30% भी हो जाए तो आप क्यों बचत करोगे। एक जो बहुत गरीब फैमिली है, उसकी आय कुछ नहीं है, उसको यदि कोई बोल रहा है कि भाई आप मुझे 100 रुपये दे दो, और उसके पास 100 ही रुपये है अपना घर चलाने के लिए, वो बोले कल मैं तुझे 200 रुपये दे दूंगा, तो वो क्यों देगा। उसको खुद को ही खर्च करना है, उसकी इनकम ही इतनी नहीं है, तो वो क्यों देगा, भले ही ब्याज दर कितनी भी हो। तो सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर आपकी बचत को निर्धारित करने वाला, वो आय है, न कि ब्याज की दर। ये कहने का मतलब यही है कि जो बचत और निवेश में जो समानता आप ब्याज दर के माध्यम से ला रहे हो, जैसे इन्होंने इस डायग्राम के माध्यम से बताया, इन दोनों में जो समानता है वो क्या है, ब्याज दर के माध्यम से आ रही है। ऐसा इसलिए इन्होंने बोला था कि जैसे सपोज़ ब्याज दर अधिक हो गई, ब्याज दर अधिक है तो यहाँ पर क्या, सेविंग ज़्यादा होगी, निवेश कम होगा। तो जो बचत करने वालों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, जो क्या होगी, ब्याज की दर को कम कर देगी। कहने का मतलब वही बात हुई, पूर्ति करने वाले ज़्यादा हैं, मांग करने वाले कम हैं, तो पूर्ति करने वालों के बीच में प्रतिस्पर्धा के कारण जो उसकी कीमत है कम हो जाएगी। मतलब कीमत क्या है, ब्याज की दर है, वो कम हो जाएगी और वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। तो ऐसा जो प्रतिशत अर्थशास्त्रियों ने कहा है, उसकी आलोचना करी है कि ये ब्याज दर के माध्यम से नहीं, अभी तो क्या होता है, आय में परिवर्तन के माध्यम से इनमें आप समानता देख सकते हैं, न कि ब्याज दर के माध्यम से। अब देखो, एक और तरीके से हम इसको समझते हैं, यदि ब्याज दर अभी मान लो घट जाए तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, निवेश मांग बढ़ जाएगी और ब्याज की कम दर पर बचत भी कम हो जाएगी। बचत की अधिक मात्रा की पूर्ति भी नहीं होगी, ब्याज कम हुई तो बचत भी कम होगी, लेकिन निवेश मांग बढ़ जाएगी। लेकिन प्रतिशत सिद्धांत में कम दर पर अधिक निवेश नहीं हो सकता, क्योंकि ब्याज की कम दर पर बचत की मात्रा भी कम होती है। ठीक है, अब बचत और निवेश दोनों को बराबर करना है, ब्याज की कम दर है तो वहाँ पर निवेश भी उसके बराबर ही होगा। तो अब इनका क्या कहना है, कम ब्याज दर पर होता क्या है, कम ब्याज दर है, निवेश अधिक होगा, निवेश अधिक होने के फलस्वरूप हमने जैसे गुणक पढ़ा था, मल्टीप्लाई पढ़ा था, उसके कारण आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि से हम अधिक बचत करेंगे। अब यहाँ पर तो आप जस्ट अपोजिट देख रहे हैं, ब्याज दर कम है तो बचत ज़्यादा है, बल्कि क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग क्या था, ब्याज दर कम है तो बचत भी कम होगी, ब्याज दर अधिक है तो बचत भी कम होगी। वो ठीक है, पर यहाँ पर एक जो पूरी प्रोसेस हम देखेंगे उसमें क्या हमें दिखा रहा है कि ब्याज दर कम होने पर निवेश के बढ़ने से एक गुणक प्रभाव से आय में वृद्धि होती है और हमें बचत में वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम एक विपरीत बिल्कुल संबंध देख रहे हैं दोनों में। उपयुक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिशत सिद्धांत में आय में परिवर्तन की उपेक्षा करके ब्याज दर को बचत और निवेश में समानता लाने का कारक मानकर बड़ी भूल की है। प्रतिष्ठित सिद्धांत आय स्तर में परिवर्तनों की अवहेलना इसलिए करता है क्योंकि ये साधनों के पूर्ण उपयोग की पूर्व मान्यता लेकर चलता है। जब पूर्ण उपयोग या पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चल रहे हैं तो ये फिर भी स्वीकार्य है, जैसा भी हमने पहले देखा, लेकिन पूर्ण रोजगार ही नहीं है तो हम इनको भी नहीं मान सकते। अगला जो है पॉइंट वो है अल्प उपभोग के लिए निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव की उपेक्षा। यदि निवेश बढ़ाना चाहते हैं तो निवेश कब बढ़ेगा, जैसे आप पहले से जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक फर्म है जहाँ वो 10 मशीनों से अपना उत्पादन कर रही है।
अब वो कब 11वीं और 12वीं मशीन लगाना चाहेगी, जब 10 मशीनों के द्वारा जो उत्पादित माल है उसकी बिक्री हो रही होगी, ठीक है, मतलब उसका कंजम्पशन हो रहा होगा, तभी तो वो नया निवेश करेगी। अब यदि हम उपभोग को ही घटा दें, उपभोग को ही कम कर दे, कंजम्पशन को ही कम कर दे, तो क्या होगा, पूंजी पदार्थों की मांग ही नहीं होगी, नई मशीनों की डिमांड ही नहीं की जाएगी। तो नई मशीनों की डिमांड नहीं होगी तो निवेश कम हो जाएगा। तो उपभोग को कम करके हम नए निवेश को नहीं बढ़ा सकते। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि उपभोग में जितनी ही अधिक कमी की जाएगी उतनी ही अधिक मात्रा में पूंजी पदार्थों में जो निवेश होना चाहिए था क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो उपभोग घटने का निवेश पर जो प्रभाव था उसकी चर्चा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने नहीं की है। उन्होंने बस यही माना कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो हमें उपभोग घटाकर, बचत को बढ़ाकर हम निवेश को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम अभी वर्तमान परिस्थिति में हम देखें जहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती है, वास्तविकता से परे है, तो ऐसी स्थिति में उपभोग को घटाना हमारे निवेश को या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का समाधान नहीं हो सकता। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, बचत अनुसूची का निवेश अनुसूची से स्वतंत्र होने की पूर्व मान्यता। अब क्लासिकल्स ने क्या माना कि जो बचत है और निवेश है, ये दोनों आपस में क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र किस तरह से है, अब इस डायग्राम में हम देखते हैं। देखो यहाँ पर ये निवेश वक्र और बचत वक्र है, या हम इनको कह सकते हैं कि ये पूंजी का मांग वक्र और ये पूंजी का पूर्ति वक्र है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, यदि निवेश किन्हीं कारणों से कम हो जाए, निवेश मांग वक्र आशंशाएं घट जाने के कारण ये नीचे सरक कर क्या हो जाए, आई डैश हो जाए, ये हो जाए, तो इससे क्या होगा, हमारा जो नया इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो ई डैश होगा। अब जब यहाँ पर हम निवेश कम होने की वजह से आय भी बढ़ जाए, आय भी कम हो जाएगी, निवेश में कमी के फलस्वरूप आय घट जाएगी, निवेश में कमी के फलस्वरूप आय कम हो गई, आय कम होने की वजह से सेविंग में भी गिरावट आएगी। अब क्योंकि जो हमारा ये पुराना सेविंग वक्र है किसी एक निश्चित आय स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा कि भाई 100 रुपये जब इनकम थी तो हम 50 रुपये सेविंग कर रहे थे, या जितना भी हमारा प्रतिशत के अनुसार हमने बनाया था। अब लेकिन जब इनकम कम होने की वजह से सेविंग कम हो गया तो ये कर्व भी हमारा शिफ्ट होना चाहिए, इसमें भी हमें कमी देखने को मिलनी चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। प्रतिशत अर्थशास्त्रियों में इन्होंने इसको अपने सिद्धांत में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने जो बचत है और निवेश है उन दोनों ही अनुसूची को एक दूसरे से स्वतंत्र माना है। मतलब निवेश का कोई प्रभाव बचत पर नहीं पड़ रहा है, बचत का कोई प्रभाव आप इसमें निवेश में देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से दोनों को स्वतंत्र मानने से ये जो निवेश में कमी के फलस्वरूप आय में कमी के कारण जो बचत में कमी हो रही है, इस जो चैन को क्लासिकल अर्थशास्त्री नहीं समझा पाए। अगला पॉइंट है, ब्याज दर निश्चित रूप से निर्धारित नहीं होती। बचत वक्र की जो स्थिति है वो किसी न किसी पर्टिकुलर आय के स्तर पर निर्धारित हो रही होगी, मतलब इस आय लेवल पर इतनी बचत की स्थिति हम देख रहे हैं। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत वक्र में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की अनुसूची या बचत के जो स्तर वो अलग अलग होगा। जैसे आय में वृद्धि होगी तो बचत वक्र दाईं ओर सरक जाएगा, और आय में कमी होगी तो बचत वक्र बाईं ओर, जैसे अभी हमने देखा आय में वृद्धि से इधर और आय में कमी से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार यदि हमें आय का स्तर ज्ञात ना हो तो हम बचत वक्र की स्थिति नहीं जान सकते। आय का पर्टिकुलर हमें कोई स्तर पता नहीं है तो बचत की स्थिति हम नहीं जान पाएंगे। और यदि बचत वक्र की स्थिति की जानकारी न हो तो हम ब्याज दर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि बचत वक्र और निवेश वक्र से ही हम ब्याज दर ज्ञात कर रहे हैं। और आय का स्तर हम ब्याज की दर नहीं जान सकते यदि हमें पहले ही आय का स्तर मालूम ना हो। तो ब्याज की दर जानने के लिए हमें आय का स्तर पता होना चाहिए। तो इस प्रकार आय का स्तर ज्ञात नहीं हो सकता यदि हमें पहले ब्याज की दर का पता नहीं हो, और ब्याज दर में परिवर्तन से निवेश की मात्रा बदल जाएगी जो कि आय के स्तर को प्रभावित करेगी। इस तरह से यहाँ पर जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो पूरी तरह से हमें एक क्लियर गाइडेंस नहीं दे पाती कि आखिर ब्याज का दर का निर्धारण किस तरह से हो रहा है। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है, वर्तमान आय से बचत मुद्रा राशि की पूर्ति का केवल मात्र स्रोत नहीं। अब देखो ये एक अच्छी क्रिटिसिज्म है। और भी सिर्फ सेविंग ही क्या पूंजी पूर्ति का एकमात्र साधन है अभी वर्तमान में? क्या हम उपभोग को कम करके ही बचत कर सकते हैं? हमें बैंक से भी लोन मिल रहा है, हमारे पुराने जो संचित धन है हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है उन्होंने हमारे पास कुछ सेविंग रख के गए होंगे, उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। मार्केट से ऋण योग्य राशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बैंकों से उधार लेकर भी हम निवेश कर सकते हैं। तो प्रतिशत सिद्धांत केवल वर्तमान आय में से बचत को ही मार्केट में ऋण योग्य राशियों की पूर्ति मानता है, लेकिन वर्तमान आय में से बचत ही मुद्रा पूर्ति का एकमात्र स्रोत नहीं है। लोगों के पास प्राय गत वर्षों से संचित किया हुआ धन भी होता है, जिसको किसी भी वर्ष में निकाल सकते हैं। आजकल बैंक साख भी निवेश योग्य राशियों का अति महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है, जिसकी भी प्रतिशत सिद्धांत ने उपेक्षा की है। ठीक है, ये इस तरह से ये हम 4-5 क्रिटिसिज्म थे, जिसको हम वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला था पूर्ण रोजगार की मान्यता ही गलत है, क्योंकि पूर्ण रोजगार संभव ही नहीं है। पूर्ण रोजगार की मान्यता इस प्रतिशत सिद्धांत का आधार है, जिसमें उन्होंने बोला कि उपभोग को घटाकर हम पूंजी पदार्थों को बढ़ा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति ही सामान्य दशा में हमें नहीं मिलती। अगला जो पॉइंट है, आय स्तर में परिवर्तनों की उपेक्षा। इन्होंने जो माना है ये बड़ी क्रिटिसिज्म है इनकी, कि जो सेविंग है आय का फंक्शन ना होकर किसका है, सेविंग ब्याज का या रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं होकर किसका फंक्शन है, किसका फलन है, आय का। तो इसमें जो सामंजस्य हो रहा है निवेश फलन में और बचत में, वो ब्याज दर में परिवर्तन के कारण नहीं, अपितु आय में परिवर्तन के कारण हो रहा है। अगला जो पॉइंट था कि जो क्लासिकल्स ने माना है कि हम उपभोग को कम करके हम क्या कर सकते हैं, निवेश को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है। ये जैसे आप उपभोग को कम करोगे, जैसे हमने बात करी थी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी कम हो जाएगा। उपभोग को कम किया तो आपका गुणक प्रभाव कम हो जाएगा। जो एमईसी है, लाभ की प्रतिशत दर है निवेशकों की, वो कम हो जाएगी, लोग निवेश कम करेंगे, पूंजी पदार्थों की मांग कम हो जाएगी, तो निवेश बढ़ने के बजाय घट जाएगा। तो उपभोग को कम करके आप निवेश को नहीं बढ़ा सकते। अगला पॉइंट था कि बचत और निवेश स्वतंत्र नहीं है। यदि निवेश कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, निवेश कम होने के फलस्वरूप आय भी कम होगी, आय कम होगी तो बचत पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसका उल्लेख प्रतिशत अर्थशास्त्रियों ने नहीं किया है। अगला था ब्याज दर निश्चित रूप से निर्धारित नहीं होती। ब्याज दर का जो मैं क्लियर एक पिक्चर है वो मैं नहीं मिलता, क्योंकि ब्याज दर का निर्धारण किस तरह से करें। बचत खुद एक आय पर निर्भर है। आय का निर्धारण हम बिना ब्याज दर के निर्धारण से नहीं कर सकते, क्योंकि निवेश जो है ब्याज दर पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा जो एक है, एक जो हमें एक 4-5 पॉइंट के रूप में हम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की जो क्लासिकल थ्योरी है उसकी एक समीक्षा हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा और पढ़िएगा। ये मैंने एच.एल. आहूजा से लिया है, ये जो कंटेंट है। आप दूसरी बुक जो भी आपके पास है उसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इसकी जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है।